नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम पांचवें चरण की इस महासर्वे की। जी हां, पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कल चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पांचवें चरण में 14 सीटों पर जहां पर वोटिंग हुई है उसका समीकरण क्या कहता है। क्या वहां पर बीजेपी निकल रही है, गठबंधन है या फिर कांग्रेस? क्योंकि बात करें अगर हम 2014 की और 2019 की हम तुलना करेंगे, 2014 में किसकी कितनी सीटें थी, कौन दूसरे नंबर पे था, साथ ही कौन लड़ाई में था, साथ ही सपा बसपा की बात करें तो दोनों को वोट परसेंटेज इन सीटों पर क्या कहता है, सारे समीकरण इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि 2014 से लेकर 2019 में कितना बदला और इन सारे 14 सीटों का समीकरण क्या कहता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कितनी सीटों पर हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें 2014 में इन 14 सीटों पर कितनी है, साथ ही 2019 में कितनी आने के अनुमान है, वो सारे के सारे हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। कल बात करें अगर हम तो कल पांचवें चरण के मतदान में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिनमें से कई दिग्गज नेताओं के राजनीति भी दांव पे है। क्योंकि बात करें अमेठी की तो राहुल गांधी यहाँ पर भी कल मतदान हुआ, सोनिया गांधी रायबरेली से यहाँ पर भी मतदान हुआ, लखनऊ राजनाथ सिंह की सीट यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर की बात करें तो मेनका गांधी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर, यानी यूपी का जो 14 सीटें हैं समीकरण क्या कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, इसलिए यहाँ पर कांटे की टक्कर में निकल कौन रहा है, किसको घाटा किसको फायदा हो रहा है, इस वीडियो में सारे समीकरण की हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि चुनाव कहां पे हुआ। पांचवें चरण की बात करें तो चुनाव रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज और गोड्डा सीट पर कल मतदान हुए हैं। देश की दोनों प्रमुख पार्टियों के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह के भाग्य का फैसला इसी चरण में हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा है। मौजूदा समय में इन 14 सीटों में से कांग्रेस के पास 2 सांसद हैं, बाकी 12 सीटें बीजेपी का कब्जा है। पिछले चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के लिए इस बार की राह मुश्किल भरी नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को अपने दुर्ग बचाने के साथ साथ अपनी सीटों को बढ़ाने की जिम्मेदारी है और सपा बसपा गठबंधन के लिए भी इस इलाके में खाते खोलने की चुनौती है। दरअसल अब बात कर लेते हैं हम लखनऊ लोकसभा सीट की। लखनऊ लोकसभा सीट राजधानी है यूपी की। राजधानी में बात करें तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजनाथ के खिलाफ कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णन और सपा से शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा गठबंधन की प्रत्याशी बनी हुई। तीनों नेताओं की नजर लखनऊ के मुस्लिम मतदाताओं पर है और उन्हें साधने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। लखनऊ के अगर जातीय समीकरण को देखें तो ब्राह्मणों का यहाँ पर 2.5 लाख वोट है, ठाकुर 1 लाख है, मुस्लिम मतदाता 5 लाख हैं, वैश्य 2 लाख, दलित 1 लाख, कायस्थ 1.5 लाख और यादव 1 लाख, लोध 50,000, कुर्मी, मल्लाह, कहार, माली, मौर, तेली सहित तमाम जातियां ये 1 लाख के अंदर हैं। ऐसे में राजनाथ के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। लेकिन हम बात कर लेते हैं अगर कोर वोटर की बीजेपी के तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये कोर वोटर बीजेपी के बताए जा रहे हैं। और बात करें अगर हम दलितों की तो फिर वो गठबंधन में जाने वाले हैं। जो ओबीसी जातियां हैं, कुछ ओबीसी जातियां बीजेपी में जा सकती हैं, लेकिन अगर बात करें हम अति पिछड़ी जातियां, मुस्लिम जातियां या फिर यादव बाहुल्य इलाका या फिर और सारी पिछड़ी जो जातियां हैं खास करके इस बार जाती हुई दिखाई दे रही हैं गठबंधन की तरफ, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमजोर दिखाई दे रही है। तो मुस्लिमों का वोट माना जा रहा है कि इस बार उसी की तरफ जाएगा जो बीजेपी को हराने में कामयाब होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर लखनऊ सीट से एक बार फिर से महागठबंधन और राजनाथ सिंह की कड़ी लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि माना जा रहा है कि राजनाथ भी कड़ी टक्कर महागठबंधन को दे रहे हैं। ऐसे में यह इस सीट पे कुछ कहा जाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों की कड़ी लड़ाई है। अब बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली एक ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी के गढ़ में महागठबंधन ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है। ऐसे में पानी पीती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है और यहां से फिर से एक बार बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और रायबरेली में इस बार कांग्रेस पार्टी के भी हाथ का पंजा मजबूत दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक बार फिर से सोनिया गांधी सांसद बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो समीकरण है, चाहे जातीय समीकरण देख लें या फिर राजनीतिक समीकरण, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि अगर रायबरेली की बात करें तो हम क्षत्रिय और ब्राह्मण जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं वो भी वहां पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के बाहुबली विधायक अखिलेश प्रताप सिंह का जलवा है और यही इसी को देखते हुए वहां पर क्षत्रिय वोट भी कांग्रेस की तरफ जाता है। ऐसे में वहां सोनिया के दुर्ग में बीजेपी ने इस बार भी सेंधमारी नहीं कर पाई है। अब बात करते हैं अमेठी में। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। गांधी परिवार के सदस्य को यहां कभी हार नहीं मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चौथी बार अमेठी सीट से चुनावी मैदान में है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से है। सपा बसपा गठबंधन ने कांग्रेस के समर्थन में अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रही थी, लेकिन अमेठी में कमल नहीं खिला सकी थी। हार के बावजूद 5 साल तक स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय रही, जिसके चलते एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने खड़ी हुई हैं और न केवल खड़ी हुई बल्कि कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर भी अमेठी में जो जातीय समीकरण है और जो विकास का समीकरण है वो कहीं न कहीं एक बार फिर से बीजेपी को फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है और माना जा रहा है यहाँ से राहुल गांधी की सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेठी जो है वो अमेठी की जनता राहुल गांधी को फिलहाल छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि बात करें हम यहाँ पे चाहे जातीय समीकरण या फिर राजनीतिक समीकरण या फिर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कुछ युवा हैं जो बीजेपी की तरफ घूमे हैं, लेकिन उससे फिलहाल अभी यहाँ पर नुकसान होता कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं हम चौथी सीट धौरहरा की। धौरहरा से राहुल गांधी के करीब जतिन प्रसाद कांग्रेस एक बार फिर मैदान में है। बसपा से इरशाद इलियास सिद्दीकी को और बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद रेखा वर्मा को उतारा है। 2014 में बीजेपी की रेखा वर्मा ने मोदी लहर पर सवार होकर बसपा के दाऊद अहमद को मात देकर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार दाऊद जितिन प्रसाद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और सपा बसपा साथ है। ऐसे में धौरहरा का सियासी समीकरण त्रिकोणीय माना गया है, लेकिन इस त्रिकोणीय समीकरण में जिस तरीके से सपा बसपा गठबंधन की तरफ से अरशद इलियास सिद्दीकी हैं, इससे माना जा रहा है कि यहाँ का भी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को दाऊद जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, बावजूद इसके सपा बसपा गठबंधन ने बसपा तरफ से इरशाद इलियासी सिद्दीकी को उतारकर मुस्लिमों के वोटरों में सेंधमारी की है। और यहाँ पर अगर मुस्लिमों के वोटों में बसपा सेंधमारी करने में कामयाब होती है तो बीजेपी यहाँ का नुकसान होगा, कांग्रेस को भी नुकसान होगा और यहाँ ये सीटें बसपा के खाते में और महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो धौरहरा सीट यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जबरदस्त फायदा बसपा को होता दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं हम बाराबंकी की। बाराबंकी सुरक्षित सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद प्रियंका रावत का टिकट काटकर जैतपुर सीट के विधायक उपेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने 4 बार सांसद रह चुके राम सागर रावत पर दांव लगाया है। बाराबंकी की सियासी समीकरण को देखें तो जीत हार का दारोमदार करीब 25% आबादी वाले मुस्लिम मतदाताओं पर रहता है। ऐसे में सपा और कांग्रेस दोनों की नजर मुस्लिम मतों पर है और इस बार बीजेपी के लिए भी इस सीट पर जीत दर्ज करना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो 25% मुस्लिम मतदाता अभी तक कांग्रेस पार्टी में बंटता था वो इस बार की लड़ाई में गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहां पर गठबंधन का जो समीकरण है, गठबंधन की जो सीटें हैं वो फिलहाल गठबंधन की जो सीटें हो काफ़ी मजबूत सीटें दिखाई दे रही है, बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए माना जा रहा है यहाँ पर एक बार फिर से गठबंधन की सीटें, बाराबंकी की सीटें गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं फतेहपुर। गंगा और यमुना नदी के बीच बसा फतेहपुर संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को उतारा है। बसपा से सुखदेव प्रसाद वर्मा, कांग्रेस से राकेश सचान किस्मत आजमा रहे हैं। सचान यहां से 2009 में सपा से सांसद रह चुके हैं। इस बार सीट बसपा के खाते में जाने से उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है और मुकाबला यहाँ पर भी त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर भी गठबंधन को इस तरीके से फायदा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सुखदेव प्रसाद वर्मा को उतार दिया है और उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ पुराने नेता होने के कारण मानी जा रही है। अगर हम बात करें 2009 की तो सपा से यहाँ सांसद रह चुके हैं, यानी सपा का जो जनाधार वो भी है, बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार वो भी है। तो इन दोनों के जनाधारों को अगर जोड़ दिया जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दोनों गठबंधन हावी फिलहाल फतेहपुर में होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी गठबंधन की सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। मोहनलालगंज की बात करें तो मोहनलालगंज राजधानी लखनऊ की देहात सीट है। यहाँ से बीजेपी के मौजूदा सांसद कौशल किशोर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा ने सीएल वर्मा और कांग्रेस के आर.के. चौधरी को मैदान में उतारा है। सपा बसपा के बीच गठबंधन होने को और आखिरी वक्त में कांग्रेस के आर.के. चौधरी के मैदान में उतरने से बीजेपी की राह मुश्किल हो गई है।
कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और सपा के गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया है CL वर्मा को, तो उससे कहीं न कहीं वहाँ पर बात करें तो हम OBC वोटर ज़्यादा हैं और बात करें हम दलित और मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर भी गठबंधन हावी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 2014 की बात करें या 2009 में तो यहाँ पर सपा और बसपा की बम्पर वोटिंग हुई थी और सपा बसपा लड़ाई में थी। ऐसे में माना जा रहा है यहाँ पर इस बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का जो जातीय समीकरण है पूरी तरीके से बीजेपी पर हावी होता मोहनलालगंज में भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी एक बार फिर से गठबंधन की सीटें, बांदा सीट की बात करें तो इस पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार तीनों प्रमुख पार्टियों के नेता दल बदल कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी सांसद का टिकट काट कर RK पटेल को उतारा है, जबकि सपा से श्यामाचरण गुप्ता और कांग्रेस से बाल कुमार पटेल चुनावी रणभूमि में है। 2014 में बीजेपी से भैरव प्रसाद मिश्र ने RK पटेल को मात देकर सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट काट दिया है। RK पटेल बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और बाल कुमार सपा से थे। इस बार ये दोनों नेता भी अपनी अपनी पार्टियां बदलकर मैदान में हैं। इस तरह से बांदा की लड़ाई भी त्रिकोणीय होती दिखाई दे रही है, लेकिन बांदा की अगर सरल शब्दों में समझे तो यहाँ पर सपा बसपा का ज़्यादा जनाधार है। ऐसे में किसी भी नेता के बदलने से माना जाता है कि सियासी समीकरण में वहाँ की सीटों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। लोग अब जागरूक हो गए हैं और अपने केंद्रीय नेतृत्व को देखते हैं। तो ऐसे में सपा बसपा का जनाधार एक होने में कामयाब होता है। तो यहाँ पर बांदा में भी गठबंधन की सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को इस बार जबरदस्त झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं हम सीतापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का इस बार भी कब्जा है। यहाँ से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद राजेश वर्मा को एक बार फिर से उतारा है। कांग्रेस ने कैसरजहां और बसपा ने नकुल दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है। ये इलाका ब्राह्मण, मुस्लिम और कुर्मी बाहुल्य माना जाता है। ऐसे में तीनों दलों में उम्मीदवार इन्हीं तीनों समुदाय के हैं। कैसरजहां के उतरने से गठबंधन के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बसपा की तरफ से नकुल दुबे को उतारकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें गठबंधन ने बढ़ा दी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोटर, कोर वोटर बीजेपी का है, उसमें बीएसपी ने सेंधमारी कर ली है। और अगर बात करें हम गठबंधन की लड़ाई में बीजेपी को टक्कर देने के बाद मुस्लिम वोटर भी गठबंधन के साथ आ जाता है। तो इस बार भी यहाँ पर भी गठबंधन की सीटें सीतापुर से भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं हम कौशाम्बी की। कौशाम्बी लोकसभा सीट से जिले की 3 विधानसभा सीटें और प्रतापगढ़ जिले में 2 विधानसभा सीटें मिलाकर बनी है। मौजूदा समय में बीजेपी का कब्जा है। यहाँ से बीजेपी ने सांसद सोनकर को उतारा है। सपा से इंद्रजीत सरोज और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से शैलेंद्र कुमार और कांग्रेस से गिरीश चंद पासी मैदान में है। इस तरह से कौशाम्बी सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो सारे दलित समाज से हैं। जितने प्रत्याशी हैं सारे के दलित समाज से हैं। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और फिलहाल गठबंधन की भी सीटें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही, क्योंकि माना जा रहा है गठबंधन ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे रही है। अब बात कर लेते हैं फैजाबाद की। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह की इस बार हवा निकल गई है। गठबंधन जिस तरीके से वहाँ पर हवा बनाने में कामयाब हुई है, उसके बाद से बीजेपी की हवा निकल गई है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा फेल होने के बाद इस बार फैजाबाद में पूरी तरीके से सपा बसपा की जबरदस्त लहर है। और माना जा रहा है कि इस गठबंधन की लहर में सपा बसपा के समीकरण जुड़ने के बाद यहाँ पर बीजेपी की हवा खराब होने के साथ ही बीजेपी की सीटें भी उखड़ रही हैं और यहाँ पर भी गठबंधन की जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं बहराइच से। बहराइच सुरक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 में बीजेपी से सांसद चुनी गई सावित्रीबाई फूले इस बार कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनके सामने बीजेपी ने अच्छेलाल गौड़ और सपा ने सब्बीर वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। इस तरीके से बहराइच की सियासी समीकरण काफ़ी दिलचस्प हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि सपा ने मुस्लिम वोटर को उतारकर यहाँ पर मुस्लिम, दलित और यादव कार्ड खेल दिया है। और माना जा रहा है कि जो बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर देगा उसको ही लोग वोट करेंगे। तो इस बार भी यहाँ पर बहराइच में भी गठबंधन की सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम कैसरगंज और गोड़ा की। तो कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। गोड़ा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। यानी हम कह सकते हैं कि 14 सीटों में 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस बार गठबंधन की सपा और बसपा के इस गठबंधन की आंधी में माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत कम में ही सिमटने वाली है। लेकिन लास्ट में हम बताएंगे कि बीजेपी फिलहाल इसमें कितने सीटों पर सिमटती हुई
दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगर हम कैसरगंज और गोंडा की, तो यहाँ पर कैसरगंज की सीट बीजेपी का कब्जा है। यहाँ पर भी गठबंधन की ज़बरदस्त लड़ाई है और गठबंधन की सीटें दोनों जगह से निकलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। तो फिलहाल दोस्तों इन 14 सीटों पे आपने समीकरण देखा। इन 14 सीटों में से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और गठबंधन की बात करें तो सबसे ज़्यादा गठबंधन को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सारे में से सारे की सीटों में से गठबंधन को, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन को लगभग 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 14 सीटों में से गठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में वही पुरानी 2 सीटें अमेठी और रायबरेली जाती हुई दिखाई दे रही। तो इस वक्त का बड़ा सर्वे माना जा रहा है कि लखनऊ में जिस तरीके से लड़ाई है, यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपना किला बचाने में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी सीटें हैं दोस्तों फैजाबाद या फिर फतेहपुर। इनमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें 14 सीटों की, 10 सीटों पर गठबंधन का समीकरण, गठबंधन हावी होता दिखाई दे रहा है। तो इस 5वें चरण के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा समीकरण निकल के आया है। यहाँ पर गठबंधन को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।